Good afternoon, friends. Welcome to our 29th lecture of moment of inertia. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में स्टडी करी थी। ओके, तो दो थ्योरम है इस चैप्टर के अंदर, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट वन इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड सेकंड वन इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो अब हमारा जब थियरी पोर्शन था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं। तो जीटीयू के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से एक न्यूमेरिकल कंपलसरी पूछा जाता है, ठीक है। तो उस न्यूमेरिकल को करने से पहले हमको अलग अलग इक्वेशंस याद रखने पड़ेंगे। तो वो इक्वेशन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ओके, और थोड़ी थोड़ी एग्जाम के रिलेटेड भी आपको गाइडलाइंस में आज दूंगा। तो फर्स्ट है, आपको नोट एंड बॉल पेन आपको ले लेना है और मेरे साथ साथ हर एक फिगर को ड्रॉ करके उसके फॉर्मूलाज हैं वो वापस उस नोटबुक में लिखना है। और आज आपका टास्क भी यही होगा कि अभी जो मैं फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूँ वही फॉर्मूला आपको मेरे साथ साथ लिखकर उसके स्कैन करके गूगल क्लासरूम के अंदर आपको सबमिट करवाना है। ओके, सो इक्वेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्टैंडर्ड फिगर, आज का जो हमारा ये टॉपिक है। फर्स्ट जो फिगर है हमारी वो है रेक्टेंगल। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। उसकी जो डेप्थ है वो है डी और उसकी जो विड्थ है वो है बी, ठीक है। तो यहाँ पे बी और डी भी दे रखे हैं, वो आपको इजीली क्लियर है। तो अब ऐसे टाइप के सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो फर्स्ट दो एक्सिस दे रखी है तो दो बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एक एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग और दूसरा वाई एक्सिस के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो है आपका आई एक्स एक्स इज इक्वल टू बी डी क्यूब अपॉन 12। एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो इक्वेशन है वो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। ये इक्वेशन आपको याद रखने हैं। these are the direct equation which you have to remember। तो एक यहाँ पे मैं शॉर्टकट आपको बताता हूं कि एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो जो क्यूब है वो किसके ऊपर आएगा? तो आप देखिए जो एक्स एक्सिस है वो डी जो लेंथ है हमारी उसको कट कर रही है, देख रहे हो, इसको कट कर रही है। तो जो एक्सिस जिस लेंथ को कट करेगी उसके ऊपर ये क्यूब आएगा, ठीक है। तो जैसे कि आई वाई वाई है, आई वाई वाई के अंदर फॉर्मूला हो गया आपका डी बी क्यूब अपॉन 12। क्योंकि अब मेरे को वाई एक्सिस को कंसिडर करना है, वाई एक्सिस को मैंने कंसिडर किया तो वाई एक्सिस जो है वो बी डायमेंशन को कट कर रही है। तो यहाँ पे जो क्यूब होगा वो बी डायमेंशन के ऊपर होगा। तो आई वाई वाई इज इक्वल टू डी बी क्यूब अपॉन 12। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रेक्टेंगुलर के लिए, रेक्टेंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्सेस एंड आई वाई वाई। ओके, नाउ ड्रॉ दिस फिगर ऑफ होलो रेक्टेंगल। अगर जो आपका रेक्टेंगल है वो होलो होगा तो क्या करोगे?
तो होलो के लिए भी हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। तो यहाँ पर अंदर की जो सरफेस है उसको मैंने स्मॉल बी और स्मॉल डी से डिनोट किया है, और बाहर की जो सरफेस है उसको मैंने कैपिटल बी और स्मॉल डी से, सॉरी कैपिटल डी और कैपिटल डी से डिनोट किया है। ठीक है, और अंदर जो ये है वो पूरा होलो है, मतलब वो आर पार कुछ भी निकल सकता है। तो फर्स्ट जो आई एक्सेस के रिगार्डिंग मेरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो हो जाएगी बड़े स्क्वायर में से छोटा स्क्वायर रिमूव कर दिया। जैसे एक हमारे पास दो रेक्टेंगुलर है, एक बड़ा और एक छोटा, तो हमको पता है कि दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बड़े वाले की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी बी डी क्यूब अपॉन 12 और छोटे वाले की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी बी डी क्यूब स्मॉल बी डी क्यूब अपॉन 12। तो बड़े में से छोटे को मैं रिमूव कर दूंगा, तो इधर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं माइनस कर दूंगा, तो हमारा आई एक्सेस होलो रेक्टेंगुलर के लिए मिल जाएगा। क्लियर? उसी तरीके से वाई वाई के लिए आप लिखो, तो वाई वाई के लिए होगा आई वाई वाई इज इक्वल टू डी बी क्यूब अपॉन 12 माइनस स्मॉल डी बी क्यूब अपॉन 12। ओके, तो ये दो एक्सिस के ऊपर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई को बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हमको मिल गया। क्लियर? अब आता है सर्कुलर, अगर आपके पास कोई एलिमेंट है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो यहाँ पर कोई डायमेंशन नहीं है, सर्कुलर तो पूरा सर्कुलर ही होता है। तो यहाँ पर आई एक्सेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी पाई अपॉन 64 डी रेज़ टू 4, और सेम टू सेम y के लिए भी वैसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डायमेंशन नहीं है इस साइड का, तो सर्कुलर तो पूरा साइड से आप देखोगे तो सर्कल ही दिखेगा। सो आई वाई वाई भी हमारा हो जाएगा आई वाई वाई इज इक्वल टू पाई बाय 64 इंटू डी रेज़ टू 4, या पाई डी रेज़ टू 4 अपॉन 64 भी आप लिख सकते हो। तो आपको मेरे साथ साथ ये इक्वेशन सारे लिखते जाने के हैं। ओके, नाउ होलो सर्कुलर। सो फॉर द होलो सर्कुलर, जैसे मैंने आपको होलो रेक्टेंगुलर के बारे में बताया था, सेम टू सेम आपको होलो सर्कुलर के बारे में करना पड़ेगा। कि उसमें क्या होगा कि आपको बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल रिमूव करना है। तो बड़े सर्कल का आपको पता ही है, तो बड़े सर्कल का है पाई बाय 64 इंटू कैपिटल डी रेज़ टू 4, और उसमें से छोटा सर्कल मैंने माइनस कर दिया, तो माइनस डी रेज़ टू 4। ओके, अगर आप इसको एक्सपांड करोगे इस फॉर्मूला को, तो आपको वही इक्वेशन मिल जाएगा जैसे पहले अपन को मिला था। ठीक है, सेम टू सेम दिस इज द सर्कल। सो फॉर द बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लिए, दोनों के लिए आपका सेम ही होगा। ठीक है, आई होप कि आपको होलो सर्कुलर का फॉर्मूला समझ में आ गया, और ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखने के हैं, ये कभी डिराइव नहीं हुए हैं, तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। मोस्टली तो जो स्क्वायर वाला होता है वही आपके न्यूमेरिकल में होगा, फिर भी इन केस कहीं आपको ये पूछा जाता है कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, तो आपको ये याद रहनी चाहिए। नाउ ट्रायंगुलर के लिए, तो ट्रायंगुलर के लिए यहाँ पर उसकी जो विड्थ है वो b है और उसकी जो हाइट है वो h है। सो आई एक्सेस, जो यहाँ पर हमेशा याद रखना, जो एक्स एक्सिस है वो हमेशा सारे पॉइंट्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब g पॉइंट में से पास हो रही होगी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सारी जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से ही पास हो रही है। सो आई एक्सेस इज इक्वल टू बी एच क्यूब अपॉन 36। ठीक है, तो x एक्सिस h को काट रही है, इसलिए इधर h के ऊपर क्यूब आया। अब y एक्सिस किसको काट रही है, तो b को काट रही है, तो
बी के ऊपर क्यूब आएगा, तो यहाँ पर आई वाई वाई इज इक्वल टू एच बी क्यूब अपॉन 36। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा equation for the different figure is completed. Now we have to study about the importance of moment of inertia. यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक बीम है और बीम का क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब देखिए कि इसकी जो लेंथ है वो d और उसकी जो थिकनेस है वो b है, तो उसको मैंने डी बेस पे रखा है, उसका जो बेस है वो डी है। तो अगर मैं इस तरीके से इसको रखूंगा तो इसके अंदर बेंडिंग है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम है, वो देखो कितना ज्यादा हो रहा है, मतलब कितना झुक रहा है, बिकॉज ऑफ इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे ये बी का डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है बीम का वो ज्यादा है। अब दूसरे केसेस को अपन ध्यान में रखते हैं कि उसी को ही मैंने क्रॉस सेक्शन को ऐसे बी बेस के ऊपर रख दिया। देखो अब इसका बेस क्या हो गया, इसका बेस हो गया स्मॉल बी। तो इस तरीके से मैं कॉलम को रखूंगा तो उसके ऊपर जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत ही कम आएगा और इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो ऑलवेज दिस टाइप ऑफ बीम, और यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमको पता चलता है कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोई भी मास जो है, कोई भी सरफेस दूर है तो उसके ऊपर जो लोड है और वो उसके ऊपर जो डिफ्लेक्शन है बीम का, बेंडिंग मोमेंट है वो ज्यादा लगती है, ठीक है। तो इस यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलो अपन देख एनालिसिस करते हैं केस 1 और केस 2 के अंदर क्या दे रखा है। फ्रॉम केस 1 डायमेंशन बी इज स्मॉल, देयरफॉर I1 will be less. In this case, bending of B will be more and its load carrying capacity will be less. जो B का डायमेंशन है वो बहुत ही छोटा है, B का मतलब क्रॉस सेक्शन जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा, तो यहाँ पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत कम आएगा। तो in this case bending of beam will be more and the load carrying capacity will be less. अब आता है आपका केस 2। केस 2 के अंदर आएगा आपका डायमेंशन D is large। अब देखो मैं एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग लेता हूं तो ये डायमेंशन D जो है वो क्या हो गया, बहुत ही लार्ज हो गया। सो I2 will be more. In this case, bending of beam will be less and its load carrying capacity is more. So जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहता है उधर लोड कैरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा रहती है एंड बेंडिंग भी कम लगता है, ठीक है। पिछले सेंटेंस में मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था लेकिन अब करेक्ट कर लेता हूं कि जिसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका बेंडिंग भी कम होगा और उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगा। बेंडिंग आपका कम होगा और लोड कैरिंग कैपेसिटी भी आपकी ज्यादा रहेगी। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम है तो यहाँ पे ज्यादा बेंडिंग होगा और आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत कम होगी। तो ये केस 1 इज नॉट गुड फॉर अस, सो केस 2 इज वेरी गुड फॉर अस। सो हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहे उसका उस तरीके से हमको बीम को रखना है, ठीक है। तो आज आपका जो होमवर्क है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको जो भी सेक्शन थे हमारे उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फॉर्मूला मेरे को इक्वेशन में लिखकर सेंड करना है। ओके, सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। नाउ वी आर डिस्कसिंग फॉर द मिड सेम एग्जाम। मिड सेम एग्जाम के अंदर आपको स्टेशनरी में से जो स्टैंडर्ड सप्लीमेंट्री आती है नवनीत की, गाला की, वो आपको ले आनी है जितने भी आपके सब्जेक्ट की एग्जाम होगी वो, और घर बैठे ही आपको सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन पेपर लिखना है।
10:30 बजे आपको पेपर आएगा और कंप्लीट 12 बजे आपका पेपर खत्म हो जाएगा। तो जितना भी आपको क्वेश्चन आया हो आप सप्लीमेंट्री में लिख लीजिए। अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा पेज की जरूरत है तो सेम सप्लीमेंट्री के ही पेज आपको उधर लगाने हैं। सब पेज के ऊपर पेज नंबर, आपका एनरोलमेंट नंबर और आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। और जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो उस सारे पेपर को जितने भी पेज है, चाहे 10 पेज हो 15 पेज हो, सभी पेज को स्कैन करके आपको गूगल क्लासरूम के अंदर स्पेसिफिक जो आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की मिड सेम का एग्जाम का जो असाइनमेंट है उसके अंदर ही वो पेपर अपलोड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्कैन करने के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा भी दी जाएंगी। तो जैसे कि आपको 12 बजे पेपर खत्म होता है तो आपको 12:10 तक 12 एंड 10 मतलब 12:10 तक आपको पेपर सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा और एग्जाम की जो इंस्ट्रक्शन वो भी समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।